हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 का यह क्लास 7 है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 26 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 अपलोड करेंगे। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 0 से। इसमें पूछा गया है, अरबस्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अरबस्क संबंधित है सजावट पद्धति से। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जान लो कि जो तुर्क भारत समय था, जिस टाइम भारत देश में तुर्क लोग रहते थे, तब सजावट के लिए, किसके सजावट के लिए? इमारत के और जो गुंबद होते थे इसके सजावट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, किसका यूज़? अरबस्क का यूज़ किया जाता था। और जो उस टाइम मतलब इसको जो सजाने की पद्धति है, इसमें क्या करते थे, दीवालों में ज्यामितीय आकार के कुछ शिल्प बनाया जाता था। ठीक है, ज्यामितीय आकार का शिल्प बनाया जाता था, जिसमें क्या लिखा होता था? कुरान के कुछ आयत भी लिखा होता था। ठीक है, कुरान के आयतों को भी उसमें डाल दिया, शामिल कर दिया जाता था। ठीक, और फूलों के डिज़ाइन को भी बनाया जाता था। जैसे ज्यामितीय आकृति में क्या किया जाता था, फूलों के डिज़ाइन भी बनाया जाता था, इसमें रंग बिरंगे फूलों का डिज़ाइन। ठीक है, इस प्रकार ये जो अरबस्क है इसका यूज़ होता था। और उस टाइम को क्या बोलते थे? अरबी लिपि का कलाकृति बोला जाता था। इसी को ही क्या बोला जाता था? अरबी लिपि का कलाकृति। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? तो आप लोग को पता होगा कि पहले एक से एक जो प्रथा था वो चलता था। ठीक है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को कहते थे। ठीक है, उस टाइम क्या सती प्रथा चलता था, एक से एक जो कुप्रथा है ये सब चलता था। ठीक, तो अब उस टाइम क्या करते थे, कोई भी उसकी भाभी वो अपने देवर से शादी कर लेता था। लेकिन इस टाइम क्या है, अब भाभी माँ समान होती है। ठीक, अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसको बोला जाता था नियोग। ठीक है, उसको नियोग बोला जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो मनुस्मृति है वो मुख्यतः बी, कानून से संबंधित है। ठीक है, कानून कैसे संबंधित होगा? क्योंकि जो मनुस्मृति है वो एक धर्मशास्त्र था। ठीक, वो क्या था? धर्म नहीं था, वो केवल एक धर्मशास्त्र था। धर्मशास्त्र उस टाइम किसको बोले जाते थे पता है आपको? तो उस टाइम का जो सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है, समाज व्यवस्था था, उसको उस टाइम का मतलब जो कानून व्यवस्था है वो बोला जाता था। ठीक, तो इस प्रकार जो मनुस्मृति है ये मुख्यतः कानून व्यवस्था से संबंधित है, मतलब कि समाज व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में मानी जाती है? तो जो गौतम बुद्ध है उसकी मृत्यु कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और उसका जो मृत्यु है वो किस रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महापरिनिर्वाण के रूप में माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये परित्याग का संरक्षक था। चंद्रगुप्त मौर्य को किसके लिए जाने जाते थे? परित्याग के लिए जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने इतना त्याग किया है चाणक्य के बोलने पे, तब जाके इन्होंने कहाँ का राजा बना? कमेंट करके बताइए कि कहाँ का राजा बना। ठीक है, घनानंद को मार के। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी
द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को नियंत्रित में से कौन सी शक्ति दी गई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना। ये इसका राइट आंसर है। ठीक, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, तो उसका जो मेन रीजन था वो क्या था? सरकार के विरुद्ध मुकदमे, मतलब सरकार को एक शक्ति दिया गया जिस शक्ति में था कि किसी भी को मुकदमे के बिना, जो भी राजनीतिक नेता वगैरह था उसको मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेज देना था। ठीक है, जिससे उस टाइम का जो क्या है उग्रवादी टाइम है, ठीक है, उग्रवादी समय उस टाइम का कंट्रोल में था। इसलिए ये जो रोलेट एक्ट पारित हुआ, और इसी के जो विरोध में क्या हुआ था, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग, ये तो आप लोग सुने होंगे, जलियांवाला बाग मतलब जो विरोध में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें क्या किया था, भारी मात्रा में नरसंहार किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो जो भारतीय प्रेस है इसके मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये क्या है, जॉर्ज है, की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां मतलब के शासन के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति का संबंध किससे है? काफी कॉमन सा क्वेश्चन है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। तुगलकनामा किसने लिखा? तो जो तुगलकनामा है इसको लिखने वाले का नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। तुगलकनामा, तुगलकनामा एक क्या है, ये एक नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग तो बहुत कमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको भी कमेंट करके आंसर बताया कीजिए। इतना व्यू आता है, 2000 लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट में आता है मात्र 10 से 15 कमेंट, जिन लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, तो आपके पढ़ने या ना पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ कि आप लोग स्किप करके क्वेश्चन देखते हैं और जो एडिशनल डाटा समझाता हूँ आपको उसको समझ नहीं पाते, और इसका जो की फीचर्स है उसको समझ नहीं पाते, तो फिर क्या ही मतलब का होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए। जो बोलता हूँ उसको भी सुनिएगा, लेकिन जो लिखा रहता है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र है उसका नाम है केसरी। तो केसरी पत्र क्यों निकाला था? तो वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए निकाले गए थे केसरी पत्र। ठीक है, केसरी नामक पत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है, क्या है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसकी द्वारा लिखित पुस्तक है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक में क्या लिखा गया था? जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इस पुस्तक में क्या था, तो उस टाइम का जो आर्थिक परिणाम होता था, ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान क्या होता था, आर्थिक परिणाम होता था, जैसे कि आर्थिक मंदी होता था, आर्थिक मंदी। ठीक, तो इसका जो कटाक्ष रूप में इसको क्या करता था, आलोचना किया था। ठीक है, तो उसी के लिए लिखा गया था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश के जो आर्थिक मंदी था उसको आलोचना किया हुआ है। और ठीक है, ये जो है ये दादा भाई नौरोजी है, ये उस टाइम क्या थे, ब्रिटिश जो संसद था, ठीक है, ब्रिटिश संसद था, इसका कुछ समय के लिए सदस्य भी बने थे। ठीक, सदस्य भी बना गया था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके संदर्भ में? ब्रिटिश भारत के संदर्भ में। ठीक है, क्या कथन दिया हुआ है?
साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक। दूसरा दिया हुआ है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तीसरा दिया हुआ है, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 2, क्योंकि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केवल 1 और 2। ठीक है, और जो साइमन कमीशन भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है, ये इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसको कब भारत भेजा था? तो 1927 में साइमन को भारत भेजा था। और साइमन कहाँ का था? साइमन इंग्लैंड का था। ठीक है, इंग्लैंड का था। ये याद रखिएगा कि जो साइमन कमीशन हुआ है उसको भारत कब भेजा गया? तो वो है 1927 को। ठीक, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि कोई भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया, तुगलक वंश के विकास शासक ने दिल्ली में विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करवाया है। ठीक है, यह काफी फेमस है। ठीक, दिल्ली में क्या करवाया गया है? कृत्रिम झील, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा है, विशाल बड़ा है। ठीक है, विशाल है। तो तुगलक वंश का कौन सा शासक है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक गयासुद्दीन तुगलक। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया? यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी के चारों ओर ये झील का निर्माण कराया था, मतलब यमुना नदी के पास में कराया था। ठीक है, इसके बहाव को रोक के। ठीक, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले का नाम है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने क्या किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम है इसके कारण जो स्टेबलाइजर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीनी यात्री वेनसांग थे, ठीक है, वेनसांग किस टाइम में आए थे? भारत का दौरा किस टाइम में था इसका? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है नालंदा। ठीक है, डी। ये दौरा किस टाइम में किया था? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि जो जो क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर कौन कौन लोग कमेंट में देते हैं। ठीक है, जिन लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे उन्हीं लोग कमेंट में देंगे, और जिन लोग हवाई में पढ़ रहे होंगे उन लोग क्या पता ही नहीं होगा उन लोग के बारे, उन लोग को कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है, निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, क्यों जिंदा? देखिए, जो औरंगजेब उस टाइम में क्या था? राजा था। ठीक है, राजा बना था मुगल साम्राज्य का, लेकिन इसके पास क्या था? इसके पास जो राजा वाला माइंडसेट था वो नहीं था। ठीक, माइंडसेट। और जो इसको क्या बोला जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि ये लोगों को क्या करता था? दुख में दुख हो जाता था। जैसे अपने फ्रेंड के लिए कुछ चीज का वो कर दिया, किसी के लिए गुस्सा आना था तो वो क्या करता था? हमेशा गुस्सा हो जाता था उसके लिए। उसके ऊपर एक नरम दिल वाला राजा नहीं था और क्रूरता वाला राजा नहीं था। ठीक है, अभी इनका बुराई कर रहा हूं ऐसा मत समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में तेजी से रेलवे निर्माण की वकालत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि सबसे पहले भारत देश में रेलगाड़ी का आविष्कार करवाया था, जो कब चला था? 1853 में। किसके किसके बीच चला था? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चला हुआ था। ठीक है, ठाणे के बीच में। याद रखिएगा, 1853 में फर्स्ट बार मुंबई और ठाणे के बीच में चला था। और जो लॉर्ड डलहौजी, इनको क्या बोला जाता है? तो ये जो है डाक टिकट, इसका क्या किया? शुरुआत किया, डाक टिकट का। ठीक है, इसका क्या किया? शुरुआत किया। ठीक है, इसलिए ये भी फेमस है इसके लिए। और जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति है तो आप लोग जानते ही होंगे, हड़प नीति, इसका हड़प नीति भी फेमस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें पूछा गया है नील दर्पण नाटक की रचना किसने की। तो नील दर्पण नामक एक नाटक है, ठीक है, तो इसका रचना किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्रा ने इसकी रचना की। चलिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में कुछ और स्लाइड देखते हैं। तो इसके बारे में देखिए, नील दर्पण है जिसको क्या बोला जाता था, द इंडिगो प्लांटिंग मिरर, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता था। ये कब है, 1858 से 59 में दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित एक बांग्ला नाटक है, ठीक है। ये क्या नाटक है, बांग्ला नाटक है। कब रचित हुआ, 1858-69 में। उसी टाइम क्या चल रहा था, 1857 टाइम में। तो उस टाइम सबसे बड़ा क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, ठीक है, भारत स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, 1860 में ढाका छद्म नाम से प्रकाशित हुआ था। जो नील दर्पण नाटक है, बांग्ला नाटक, वो 1860 में ढाका के छद्म नाम में प्रकाशित हुआ था, छद्म के नाम से, ठीक है। इसने फरवरी मार्च 1859 में बांग्ला में नील विद्रोह का चित्रण किया गया है। मतलब जब बांग्ला में नील विद्रोह हुआ था 1859 में, उस टाइम क्या किया, फरवरी मार्च में, उसका भी इसमें चित्रण किया हुआ है। मतलब ये जो नाटक है ये बन के तैयार हुआ है 1859 में, ठीक, इस टाइम में तैयार हुआ है। लेकिन इसके पहले जो नील विद्रोह का बीज बोया जा रहा था, कब बोया जा रहा था, 1858 में, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के बाद। तो उस टाइम से चालू हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार है। अब देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त ने प्रकाशित होने के तुरंत बाद नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो जो नील दर्पण नामक बांग्ला नाटक है, जिसको द इंडिगो प्लांटिंग ऑफ मिरर कहा जाता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया, तो वो किया माइकल मधुसूदन दत्त ने किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है अंग्रेजी दैनिक न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया क्या है, एक प्रकार का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। तो एनी बेसेंट से रिलेटेड कुछ बातें जान लो कि ये मतलब जो पत्र है ये किस लिए शुरू किया गया था। तो ये है देशभक्ति, जो भारत देश के लोग हैं उसके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किया गया था, देशभक्ति की भावना को फैलाने के लिए किया गया था, ठीक है। मतलब ये नेक काम किया था, समझ में आया ना। और इन्होंने क्या किया, जून 1914 में, ठीक है, ग्रॉस स्टैंडर्ड को खरीदा था, ग्रॉस स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या था, एक प्रकार का ये भी समाचार पत्र था, ठीक है, ग्रॉस स्टैंडर्ड। इसी का नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया, न्यू इंडिया रख दिया गया, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। और क्या किया, जो इससे और रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, ठीक है, ये तो आप लोग सुने होंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, ठीक, इसकी सहायता से ही बनाया गया था, ठीक है। उसकी स्थापना में जो एनी बेसेंट है, इन्होंने क्या किया, मदद किया था। और क्या किया, 1911 में इन्होंने मदन मालवीय मोहन, ठीक है, मदन मालवीय मोहन, इसके साथ मिल के क्या किया, तो इसके साथ मिल के जो इसका नाम है सेंट्रल हिंदू क्या बोलते हैं कॉलेज है, इसका नाम को चेंज करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बनारस मतलब हिंदू विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो वो 1911 में बनाया गया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम को चेंज करके। किसकी सहायता से बनाया गया, तो एनी बेसेंट की सहायता से, मदन मालवीय मोहन के द्वारा बनाया गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है तो आप लोग जानते ही होंगे, NIA का गठन किस देश में हुआ था, ये काफी फेमस है, ठीक है, NIA। तो इसका गठन हुआ था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। और कब हुआ था इसका जो गठन, तो ये हुआ था 1942 में सिंगापुर में। किसके द्वारा हुआ था, तो मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन हुआ था। पूरा डिटेल के साथ जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो जो डिटेल बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अगर इस टॉपिक से पूछना है तो। और जो 1943 में क्या हुआ था,
तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। बना 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा, लेकिन नेतृत्व 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? तो इस टाइम सीमा का सीमांकन है वो किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है, रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक। तो और ये जो इसमें नाम दिया हुआ है जैसे एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक क्रिप्स, ये जो 3 नाम दिए हुए हैं मतलब ये जो सर सिरिल रेडक्लिफ को छोड़ के बाकी ये जो 3 नाम दिए हुए हैं ये कौन है आप लोग को पता है? ये है क्रिप्स के सदस्य, क्रिप्स के सदस्य हैं इन लोग, ठीक है, याद रखना। क्रिप्स के सदस्य का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व मतलब जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, क्रिप्स मिशन इसके सदस्य थे। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें इसका क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्षता सर स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहा था, उसी के नाम पे ये बना है क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन। और क्या है, मार्च 1942 में, मार्च 1942 में इसको क्या किया गया? भारत भेजा गया, ठीक है, भारत भेजा गया था। किसके नेतृत्व में? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत के लोकप्रिय वायसराय के रूप में कौन जाने जाते हैं? ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, भारत के लोकप्रिय वायसराय के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भारत के लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है, ठीक, लॉर्ड रिपन को। और जो लॉर्ड डलहौजी है इसका क्या है? तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें क्या गया है, लॉर्ड रिपन जो है ये 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अब भारत के स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का भी शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का शुरुआत, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम भी पारित कर दिया गया, ठीक। और इनके द्वारा वर्नाकुलर अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, वर्नाकुलर अधिनियम को, ठीक है। इन्होंने सिविल सेवा, जो सिविल सेवा लोक सेवा यूपीएससी का पेपर होता है, ठीक है, उसकी जो आयु सीमा है 19 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये 19 से बढ़ा के 21 कौन किया गया? तो वो किया गया है लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? पिछले स्लाइड में चलते हैं, जिसको बोला जाता है लोकप्रिय वायसराय, भारत देश का लोकप्रिय वायसराय बोला जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में जैसे जान लीजिए, जो लॉर्ड डलहौजी ये कौन है पता है? भारत में इसको बोला जाता है रेल, जो रेल का जनक है ना, रेल का जनक बोला जाता है। भारत देश के रेल का जनक किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, ठीक है। और जो लॉर्ड लिटन है इसको क्या बोला जाता है? इसको उल्टे चरित्र का वायसराय बोला जाता है, ठीक है, उल्टे चरित्र का वायसराय, ठीक, वायसराय। और जो लॉर्ड कर्जन है इसको क्या बोला जाता? तो देखिए जो लॉर्ड रिपन है इसको उल्टे चरित्र का वायसराय बोला जाता था। और जो वर्नाकुलर अधिनियम था, ठीक है, वर्नाकुलर अधिनियम, इसका जो क्या किया, जो रिपन ने इसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। तो वो किसका नियम था? वो नियम था लॉर्ड लिंटन का, ठीक है, लॉर्ड लिंटन का ही नियम था। और क्या किया गया पता है? 1878 में इसने शाही किताब अधिनियम भी पारित किया, ठीक है, 1878 में। ये था लॉर्ड लिंटन का, ठीक। और लॉर्ड डलहौजी ये क्या किया? हड़प नीति भी दिया था, इसको भी याद रखना इसका। अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन क्या था? इसको हम लोग बोलते थे भारत का ये औरंगजेब कहलाता था, भारत का औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब किसको बोलते थे? लॉर्ड कर्जन को बोला जाता था, ठीक। और इन्होंने क्या किया? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,
ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या किया, पारित किया। ठीक, और क्या किया, 1905 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन किया था वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये इसका है। और भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम, ठीक है, भारतीय सिक्का और कागजी, ठीक, कागजी मुद्रा अधिनियम भी इन्होंने पारित किया, तो वो है लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारत का हड़प नीति बोला जाता है, मतलब जो जनक बोला जाता है, रेल का जनक। लॉर्ड लिंटन को क्या बोला जाता है, उल्टे चरित्र का वायसराय। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है लोकप्रिय वायसराय, और लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है भारत का औरंगजेब। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बंगाल विभाजन का परिणाम निम्न में से कौन सा आंदोलन था। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं वीडियो के पहले में। तो इसका जो राइट आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के जो विरोध में क्या किया था, जलियांवाला, मतलब बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था, सॉरी, इसका जो आंसर है वो आएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो बंगाल विभाजन का परिणाम था, इसका कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, तो वो था रोलेट एक्ट, जिसको हम लोग देखे हैं 1919 का। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में नरसंहार किया गया था। ठीक, जो कि भारत देश के लिए अभी भी एक क्या है, दुखद का घटना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। काकेरी षड्यंत्र कब हुआ, तो काकेरी षड्यंत्र जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकेरी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, और ये काकेरी षड्यंत्र किस लिए फेमस है, तो इसमें कुछ लोग मिलके क्या कर दिए थे, ट्रेन का जो सशस्त्र चीज है, ठीक है, सशस्त्र सामान है या फिर जो भी रुपया पैसा होगा, उसको क्या कर दिया था, डकैती कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार जो इसका 25 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आप लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं, इसको पेपर में पूछा ही जाए, मतलब पूछे जाने की संभावना तो 100% है। ठीक है, क्योंकि इतिहास में इतना ज़्यादा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में कि आप लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो आप लोग का जो मेन गाइडलाइन है वो होगा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के आधार पे ही आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, और इसी के आधार पे आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन भी सेलेक्ट होगा वो इसी के आधार पर ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोग इस चैनल में न्यू है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।